नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लोकप्रिय कथाकारा उषा प्रेमदा की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुना रही हूँ, जिसका नाम है मेनका, रंभा, उर्वशी। तो कहानी सुनिए, मेनका, रंभा और उर्वशी। अपने मोहल्ले की तो बात ही क्या, आसपास के 4 मोहल्ले को बिरादरी में भी परसों की चाची के जोड़ की कोई खूबसूरत स्त्री ना थी। शादी के 28 साल बाद भी जब वह कहीं किसी के घर का काम काज में पहन ओढ़ कर बैठती तो उनके रूप की झिलमिल आवाज़ से नई नई लड़कियां व बहुएं शर्मा जाती। भाग्य से तीनों बेटे भी ऐसे ही थे, जैसे चांद के टुकड़े। जब छोटे थे तो चाची उन्हें डर के कारण कभी साफ सुथरा ना रखती थी। हर तरह के लोग आते जाते रहते हैं, कहीं को नज़र न लगा दे। खास तौर से हरी की माँ की नज़र तो गजब की थी। पहली बार जब वह हरी को लेकर चाची से मिलने आई तो हरी से कुछ ही बड़े बिशन को देखकर ललक कर रह गई। हरी काला, गंदा, मरियल और चिड़चिड़ा था और विशन जैसे गुलाब का फूल। उसके जाने के बाद कितने दिनों तक विशन को बुखार आता रहा। इसी से विशन और नारायण को चाची जानबूझकर गंदा और मैला कुचला ही घूमने देते। तीनों बेटे जब बड़े हुए तो उन्हें देखकर चाची का कलेजा गर्व से फूल उठता। विशन के 21 पार करते न करते चाची ने बहू खोजनी प्रारंभ कर दी। उनका अरमान था कि तीनों बहुएं बेटे से बढ़कर नहीं तो कम से कम जोड़ की तो हों। स्वयं अपने अनुभव से उन्होंने जाना था कि मनचाहा साथी न मिलने से कैसा लगता है। पुराने घर की दबी ढकी लड़की थी, इसलिए परसों के चाचा को देखकर वह चुप रह गई थी। आंखों की सिपियां कोरे अपने आप भींग उठी थी। वह गुमसुम बैठी रह गई थी। भला करती भी क्या, जन्म भर का साथ था, उसे निभाना ही था। तो विशन के विवाह के लिए उनके दिल में कोने में मुद्दतों से सोए अरमानों ने करवट ली। बहू आएगी तो अप्सरा जैसी, और उसकी खोज में चाची जमीन आसमान एक कर देंगी। जान पहचान, महल्ले, टोले, नाते, रिश्तेदार सभी को यह बात जता दी गई। जब खोज शुरू हुई तो चाची ने जाना कि यह काम कितना कठिन है। अगर किसी लड़की की आँख नाक दुरुस्त तो रंग सांवला, रंग साफ है तो शक्ल ऐसी कि देखो और सिर पीट लो। अगर कोई ऐसी होती कि रंग भी गोरा, शक्ल भी अच्छी तो कद नाटा होता। कद अधिक लंबा तो शक्ल नहीं। कोई मोटी होती, कोई सूखी लकड़ी सी। किसी के चेहरे पर रौनक ना होती तो कोई बिल्कुल पुरखी सी लगती। इधर चाची जोर शोर से बहू ढूंढ रही थी, उधर गोरा और आकर्षक विशन अपने साथ पढ़ने वाले एक मुसलमान लड़के से मित्रता बढ़ा रहा था। रजिया खूबसूरत नहीं कही जा सकती थी, और वह खूबसूरत होती भी तो क्या, चाची को धर्म थोड़े ही गंवाना था। उन्होंने जब यह जाना तो रो रो कर अधमरी हो गई। 3 दिन खाना नहीं छुआ तो चाचा ने घबराकर विशन को तार दिया। विशन आया तो था दृढ़ बनकर, पर माँ को देखकर उसके पैर डगमगा गया। चाची रोते रोते हाथों से सिर पीटते हुए उसे भला बुरा कहती रही और वह सुनता रहा। उसे विचलित देखकर उन्हें तीर छोड़ा। तो कैलाशनाथ के यहाँ सगाई कर दे? नहीं अम्मा, यही नहीं, धीरे निष्कपट कंठ से विशन ने कहा। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरी मानो। अभी कई साल तक मैं शादी नहीं करूँगा। चाची तड़प कर रह गई। 2 साल की खोज के बाद कैलाशनाथ की लड़की मिली थी। ऐसी लड़की थी कि कमरे में आए तो उजाला हो जाए, मगर तकदीर को कोई क्या करे। चाची की आंखों से आंसू बहते रहे। जब उन्होंने देखा कि विशन पर कोई असर नहीं होता तो वह उठी और अपनी पूजा की कोठरी में जाकर लेट गई। उस कोठरी के एक कोने में ठाकुर जी थे। उनके अलावा चाची की सभी खास चीज़ें भी इसी कोठरी में रहती थी। देसी घी की हाड़ी, नाश्ते का डिब्बा, बढ़िया अचारों का मर्तबान, किसी मेहमान के आने पर निकाला जाने वाला चाय का सेट, चाची के धराऊ कपड़ों का बक्स। जब चाची खिन्न या दुखी होती तो इसी कोठरी में आकर चटाई पर पड़ रहती। सब तुम्हारी माया है प्रभु। लंबी और गहरी सांस लेकर उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, पर ठाकुर जी वही शून्य भाव मुख लिए अपने छत के नीचे सिंहासन पर बैठे रहे। यह चोट कम न हो पाई थी कि उन्हें दूसरी चोट लगी। उनकी भावज की चचेरी बहन के देवर कैलाशनाथ के ने न जाने कैसे भनक पाकर अपनी लड़की की सगाई कहीं और कर दी, और कहीं दूर भी नहीं, उसी मोहल्ले में 4 घर छोड़, नाटे काले बदसूरत हरे से। चाची तो सुनाना,
तो सन्नाटे में आ गई। हरी की माँ स्वयं यह खुशखबरी लेकर आई थी, इसलिए चाची खून का घूंट पीकर रह गई। मुबारकबाद भी दिया, फीकी मुस्कान होठों पर लाकर। पर हरी की माँ के चले जाने पर उन्होंने रो रो कर हरी की माँ और कैलाश नाथ को वह कोषा की परसों के चाचा चुपचाप खड़ाऊं पैरों में डालकर बाहर खिसक गए। हरी की माँ के खानदान में कब किस लड़की का किस पुरुष से संबंध रहा, हरी की विधवा बुआ का कब बनारस में छोड़ दिया गया, उन्हें मरा हुआ बता दिया गया, ये सब बातें भी उन्होंने जोर जोर से सुनाई। फिर आंचल से आंखें पोंछकर रसोई में जा बैठी और लंबी आह भरकर बोली, जब अपना ही सोना खोटा हो तो बिशनी बात मान लेता तो यह नौबत क्यों आती और गुमसुम हो रही। चाची बहू देखने गई तो उनका मन बुझा बुझा सा था। घूंघट उठाकर उन्होंने हरी के बहू का झुका लजाया मुख देखा तो उनके दिल को जैसे किसी ने ऐंठ दिया। इतनी मेहनत से मेनका से लड़की खोजी थी। हरी की माँ को बड़ा अपना समझकर सब बातें बताई। क्या इसलिए कि माँ का पाकर खुद ही उलट कर वार कर दे? भला कहाँ हरी और कहाँ इस बहू का जोड़। किसी ने ढोलक उसके आगे रख दी। अभ्यस्त हाथ उससे बजाते रहे पर मन भटकता रहा। जल्दी से वह जान छुड़ाकर जाने को उठी तभी विजय गर्भ से फूलती हरी की माँ आ गई। बहू कैसी लगी? उसने पूछा। तुम्हारे सबके बीच वह चमकेगी। बहुत रोकते रोकते भी चाची ने तीर छोड़ दिया, चादर ओढ़ी और बाहर निकल गई। विश्व निकली लड़की की खोज चलती रही। लड़की वाले भी घेरे रहे। एक सज्जन जब बहुत पीछे पड़े तो परसों चाचा ने हार कर कहा, क्या बताएं साहब, लड़का राजी नहीं है, आप खुद उससे बात कर लीजिए। वह अगर राजी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। तीसरे दिन वह सज्जन खिला हुआ चेहरा लेकर वापस आए, साथ में विशन को भी लखनऊ से ले आए। चाची ने जाना कि विशन ने शादी मंजूर कर ली, उन्हें काटो तो खून नहीं। मगर विशन, लड़की में तो कुछ नहीं है, चाची ने कहा। लड़की के बाप में तो है, कड़वी मुस्कुराहट से विशन ने कहा। मैं 3 साल के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। भगवती प्रसाद मेरा खर्चा उठाने को तैयार है। विशन, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की, मेरे लिए बदसूरत सुंदर सब लड़कियां बराबर है, विशन ने कहा। विशन, बेटा तुझे क्या हो गया है? चाची फिर रोने लगी। बंद भी करो ये रोना धोना, क्रोधित होकर विशन ने कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने चाची की आंखों पर हाथ फेरा। शादी हो गई। सामान इतना मिला कि चाची उठाते धरते परेशान हो गई। दोहरी तेहरी दोहरी दोहरी चीज़ें आती गई। बैठक, बरामदा, आंगन, सब फल मिठाई सामान से भरे पड़े थे। कमरे में बहू बैठी थी। मोहल्ले टोले की औरतें दहेज देखकर जल उठी थी। बहू देखकर उनके दिल को ठंडक पहुंची। हरी की माँ बार बार मुस्कुराते हुए कहती है, परसों की चाची, बहू की मुंह दिखावली नहीं करोगी, सामान फिर सहेज लेना। वह साथ में अपनी बहू भी लाई थी। थकी और व्यस्त चाची की नज़र उसके मुख पर गई। फिर उसने किशन की बहू को देखा। भारी जरी की साड़ी में वह गठरी बनी बैठी थी। उसके काले काले हाथ कोहनी तक जेवर से भरे थे। उनकी आंखों में हल्का सा विषाद छा गया। नन्ही की बुआ ने कहा, चाची, विशन बड़ा तकदीर वाला निकला, समधी का तो घर ही ढोकर कर ले आया। हाँ, चाची ने भरसक उत्साह दिखाते हुए कहा। शकल सूरत से क्या रखा है, बहुत सुशील हो, उच्च कुल की हो, सुलक्षणी हो। उनकी बात पर नन्ही की बुआ को भले ही विश्वास हो गया, पर चाची अपने दिल को न समझा सकी। जब जाति बिरादरी के लोग जिम कर चले गए, नौकर चाकर भी खा पीकर इधर उधर लुढ़क गए, भट्टियों की आग बुझ गई, तो थकी चाची ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। पतलों का ढेर के पास कुत्ते कूं कूं कर रहे थे। आंगन में फलों के झाबों से खुशबू आ रही थी। गीली आंखों से चाची ने विशन के कमरे की ओर देखा। उसकी रोशनी अब बुझ चुकी थी। शिथिल अंगुलियों से चाची चाबी का गुच्छा सड़क का खन से जमीन पर गिरा तो चाची चौंकी। झुककर उसे उठाने लगी तो लगा कि दिल के अंदर कुछ टूट गया है, बुझ गया है। उन्होंने धीरे धीरे कमरा पार किया। अपने कमरे से होकर पूजा की कोठरी में गई, चटाई खींचकर बिछाई और लेट गई। इतनी शाद और अरमान से पहले बहू के आने के सपने देखे थे। वह आज आई तो ऐसे आई। विशन अमेरिका चला गया, बड़ी बहू अपने मायके। चाची को चाचा ने बहुत समझाया बुझाया, तब कहीं उन्होंने इस सब को भगवान की इच्छा कहकर अपने को बहलाया और किशन के लिए लड़की की तलाश में लगी। किशन उनके तीनों लड़के में सबसे सुंदर था। भाभी पत्नी का चुनाव उसने पूरी तौर पर चाची पर छोड़ दिया था।
फिर से चाचा की खाली शामें चिट्ठी पत्र में निकलने लगी। फिर से चाचा के घर लड़कियों की मौसियाँ, बुआएं, चाचियाँ, ताइयाँ आने लगी। चाची अब भरसक साफ सुथरी रहती, न जाने कब कौन आ जाए। बहुत मनोयोग से बातें सुनती कि कौन लड़के 7 भाइयों की अकेली बहन है, किसको गाने और पढ़ने में इनाम मिल चुके हैं, और कौन काम काज में इतनी होशियार है कि उसके आने पर चाची को एक गिलास पानी भी पीने के लिए उठना नहीं पड़ेगा। चाची सब सुनती, फिर कहती, बात यह है कि हम लड़की गोरी चाहते हैं, खूब उजला साफ रंग हो, नाक आँख भी सुंदर हो। आने वाले उनका रूप देखती, हाँ क्यों नहीं, कितनी भी निराश लौट जाती, कितनी बार लड़की देखने की जिद करती। ऐसे लोगों में राम बाबू की पत्नी भी एक थी। उनकी छोटी बहन की फोटो चाची के मन को भाग गया था। राम बाबू की पत्नी भी अच्छी थी, सिर्फ उनके मोटापे ने उनके आकर्षण को खत्म कर दिया था। रंग मुझसे भी गोरा है, भोली ऐसी जैसी गुड़िया, उन्होंने चाची से कहा। चाची ने धीरे से पूछा, तंदुरुस्ती कैसी है? अच्छी है, भरा बदन है, ऐसे दुबली नहीं कि फूंक मारो तो उड़ जाए। मेरी तो बात ही और है, 4 बच्चे होने से शरीर फूल गया है, पर शीलो तो बिल्कुल गुड़िया सी लगती है। चाची को कुछ झुकता देखकर उन्होंने कहा, मैं तो बात साफ कहती हूँ, शीलो सुकटी तो नहीं, पर भरा बदन है, अच्छी तंदुरुस्ती है, नहीं तो बाद में 2 तरह की बातें हों। हाँ ठीक है, हमें धान पान सी बहू चाहिए भी नहीं, चाची ने कहा। बाद में फोटो उन्होंने किशन को दिखाया। लड़की सचमुच सुंदर थी। उसने कहा, जैसा तुम ठीक समझो, पर उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। लिहाजा परसों के चाचा चाची गए और शीलो को गोद भराया। अब चाची के अरमान पूरे होने को हुए। शीलो की तारीफ करते हुए उनका दिल भर भर जाता। ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, ऐसे लाल लाल होठ, हंसती है तो फूल झड़ते हैं, आवाज़ ऐसी मीठी कि सुनते रहो, रंग ऐसा कि सोने के गहने घोल मिल जाए। सुनने वाले कहती, ठीक है चाची, जैसी सास वैसी बहू, किशन भाग्यवान है, कब करोगी शादी? चाची पंखा उजलाते हुए कहती, अब यह समझ लो आषाढ़ तो खत्म हुआ, अगहन तक जरूर कर देंगे। कभी कभी चाची को लगता है कहीं उनके हर्ष का प्याला छलक न जाए। शीलो के लिए जाने वाले लहंगे पर साथ टाँकते टाँकते उनके हाथ रुक जाते। उनके आगे शीलो का चित्र आ जाता। उस बैगनी बनारसी साड़ जोड़े में उसकी मंझली बहू कैसे चमकेगी। उसके महावर लगी एड़ियाँ, अंगुलियों में चमकते हुए नए बिछुए, पैरों में बजते पायल के घुंघरू, सचमुच उनके घर उर्वशी आ रही थी। हरी की माँ बहुत फूली फिरती है, जरा सा मुँह रह जाएगा। शीलो हरी की बहू की टक्कर की आएगी। बस हरी की बहू दुबली पतली है, शीलो को बदन भरा हुआ है। ये इमरती वाले कड़े तो उसके हाथ में बिल्कुल ही ठीक आएंगे। मुँह देखने के बाद मैं उसके गोरे गोरे हाथों में यही कड़े पहनाऊंगी। काली चूड़ियों में कैसी शोभा देंगी? काली चूड़ियाँ तो बस गोरे हाथ के लिए होती है। चाची को वह दिन याद आया जब उन्हें ब्याह की काली चूड़ियाँ पहनाई गई थी। उनके सास ने ऐसी बहू पाकर भी खुशी ना मनाई थी, क्योंकि चाची गरीब के घर से आई थी। चाची सोच रही थी कि वह शीलो को कैसे दुलार करेगी, उसे किसी काम में हाथ न लगाने देगी, लेकिन वह तो खुद बड़ी सुशील है, अपने आप ही काम करने लगेगी। चाची के मन की ना हुई। शादी से पहले ही शीलो को टाइफाइड हो गया और शादी हटानी पड़ी। 1.25 महीने में वह ठीक हुई, पर कमज़ोर तो बहुत थी। उसके बाद उसका 17 साल का भाई मर गया। ऐसी हालत में चाची जल्दी कैसे मचाती शादी को। उन्होंने किशन से कहा कि जब इतने दिन शादी हटी ही है तो क्यों न बिशन के वापस आने का इंतजार कर लिया जाए। इस तरह 1.5 साल बीत गया। बिशन के आ जाने पर चाची ने जल्दी मचाई और एक दिन धूमधाम और गाजे बाजे के साथ किशन शीलो से विवाह कर लाया। बारात शाम को लौट कर आई। सुबह से ही चाची के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कई घंटे बैठकर उन्होंने बड़े मनोयोग से आरती का थाल सजाया था। बीच बीच में अत्यंत व्यस्तता से पूछ लेती, बड़ी बहू सब ठीक है ना? यह नहीं कि उधर बारात उतरे, इधर भट्टी पर हलवाई मुझे पुकारने लगे। तुम्हें देखना संभालना सब, और परसों की बहू औरतें तो तुम्हारे जिम्मे है। बड़ी बहू ने हल्की से मुस्कुराकर कहा, अम्मा सब हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। 4 बजे से ही जाति बिरादरी की औरतें जमा होने लगीं। चाची किसी की चादर उतारती, किसी से हंसकर 2 क्षण बोलती कि बाजू ने बताया बारात आ गई। पलक मारते आगे का बरामदा औरतों से भर गया। चाची के हाथों में आरती का थाल था। वह लड़के व बहू का प्रश्न करने जा खड़ी हुई। किशन खिन्न और उदास था। उसके पीछे बैगनी जोड़े में शीलो थी। गुलाबी एड़ियाँ चमकते हुए बिछुए पर
पहले तो चाची ने समझा कि लहंगे ओढ़ने की वजह से शीलो का शरीर भारी लग रहा है, मगर बात यह ना थी। पिछले 1.5 सालों में शीलो इतनी मोटी हो गई थी कि उसने अपनी बड़ी बहन राम बाबू की पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया था। पैर रखकर आने के लिए 7 सकोरे रखे गए थे। शीलो के पैर रखते ही वे चूर चूर हो गए तो औरतें आंचल पर मुंह रखकर खिलखिलाने लगी। चाची की आंखें हरी की माँ से मिली। तुरंत ही अत्यंत व्यस्त भाव से उन्होंने कहा, बड़ी बहू, नई बहू को ले जाओ, थकी होगी, हाथ मुँह धुलाओ, और स्वयं हलवाई की तरफ चली गई। वहाँ शाम की दावत का सामान बन रहा था। अंदर से उन्हें ढोलक की ढप ढप, मंजीरों की खनक सुनाई दे रही थी। औरतों का बेसुरा गाना, बच्चों की चीख पुकार, छौंकी गई तरकारी के मसालों की सुगंध, पूरी बेलने वाली औरतों की हंसी और फुसफुसाते हुए स्वर। अरे, बूंदी के रायते में नमक अंदाज डालना, और हलवाई, जब मर्द खाने बैठे तब पापड़ उतारना, नहीं तो सील जाएंगे। छेदी, सकोरे धुल गए ना। अरे, बर्फ के पानी में केवड़ा डाल देना। जाके बड़ी बहू से बोतल मांग ला। मिट्टू की काकी। पर इन सब के पीछे परसों की चाची का दिल भारी था। कैसी निर्दोष थी शीलो। जब उसे देखा था 1.5 साल में इतनी मोटी हो गई, तो आगे क्या होगा। कचौरी कुरकुरी हो या नहीं कि उन्हें जला दो, चाची ने हलवाई से कहा। चाचा को अपनी ओर आते देख वो एक क्षण चुप रह गई, फिर बोली, नहा धो लो, क्या बेवक्त नहाओगे। चाचा उनके दिल की व्यथा खूब समझ रहे थे। हल्के से बोले, पहले तो इतनी मोटी नहीं थी। कुछ चुप रहकर उन्होंने कहा, किसान ने तो फेरों से उठकर ठीक से खाया पिया तक नहीं, जाओ उसे कुछ खिला पिला दो, समझा बुझा दो। चाची ने एक आह भरी। उन्हें लगा कि सीने में कुछ अटक सा गया। मैं क्या मुंह लेकर किशन के पास जाऊं, भरे गले से उन्होंने कहा। अब शादी के लिए सिर्फ नारायण बचा था। वह स्वभाव से हंसमुख और लापरवाह था। हंस के बोला, अम्मा, सुंदर बहू के चक्कर में ना पड़ो, 2 बार ठोकरे खा चुकी हो, अब रहने दो। चाची नाराज हो गई। तुम चुप रहो नारायण, अपने ब्याह की बात में टबर टबर ना बोला करो। क्या बुरी है मेरी बहुएं? बड़ी बहू समय का किसका है बिरादरी में, और मंझली बहू का शरीर। हंसकर नारायण बोला। चाची और अधिक नाराज हो गई। बस चुप रहो, तुमसे कोई सलाह मांगे तो देना, मेरा जैसा मन होगा वैसी बहू लाऊंगी। पड़ोस की कुसमी की बुआ भी बैठी थी। नारायण ने हंसकर उनसे कहा, सुनी अम्मा की बात। उन्होंने जरा उदासी से कहा, अरे चाची का लड़का है, जैसी बहू चाहेगी मिलेगा, हमारी तरह थोड़े ही। कहकर उन्होंने गहरी सांस लेकर बात छोड़ दी। तब चाची ने पूछा, चंद्रिका बाबू कुसमी के लिए बात करने गए थे, उसका क्या हुआ। होता क्या, फोटो देखकर ही मना कर दिया। शकल सूरत भी तो हजारों में से एक ही है। कुसमी बुआ को बुलाने आई थी। अपनी बात सुनकर आड़ में खड़ी हो गई, पर नारायण ने उसे देखकर पुकारा, कुसमी क्या बात है, आती क्यों नहीं। तब कुसमी ने आकर सामने आकर कहा, बुआ तुम्हें फूफा ने बुलाया है। बुआ ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसे देखकर कहा, अच्छा, और उठ खड़ी हो गई। कुसमी उनके पीछे चली तो चाची ने कहा, 2 मिनट बैठ कुसमी, आजकल तो दिखाई ही नहीं देती। मैंने ही मना कर दिया है, बुआ जाते जाते बोली। सारा मोहल्ला उंगली उठाता है, इसे छोटी छोटी लड़कियां अपने घर की हुई। और वह चप्पल सपर सपर करती हुई चली गई। 2 क्षण सन्नाटा रहा। नारायण बरामदे की जमीन पर अंगुलियों से पैटर्न बनाता रहा और चाची करुणा भरी दृष्टि से कुसमी की आंखों के भीगे कोर देखती रही। और कुसमी, वह अपमान, अनादर, तिरस्कार सहते सहते इतनी कठोर हो गई थी कि उसे बुआ की बातें बुरी नहीं लगती थी, पर नारायण के सामने उन्होंने न जाने क्या क्या कहा होगा, यही सोचकर उसकी आंखें भर आई थी। भरसक अपने को संयत कर उसने कहा, आप बढ़िया बनाने को कह रही थी। उसका स्वर भारी था। नारायण चुपके से उठा और निःशब्द पगों से बाहर चला गया। तब चाची ने देखा कि कुसुमी की आंखों से अवश्य आंसू झरने लगे हैं। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, पुचकारा और कहा, रो ना कुसुमी, बुआ की बातों का कहीं बुरा नहीं माना जाता। कुसुमी ने चाहा कि दीवार से सिर पटक कर मर जाए। इन्हीं बुआ ने प्यार से पाला था और अब जब फूफा निराश होकर लौटते हैं तो यही बुआ उसे विष भरे वानों से बीन देती है। चाची ने उठकर एक तस्तरी में 2 बेसन के लड्डू लाकर उसके हाथ में दे दिए और कहा, ले खा ले कुसुमी, आज ही मैंने सुबह नारायण के लिए बनाए थे। मन नहीं है, कुसुमी ने मोटी धोती के कोरे से आँख पोंछ कर कहा। चाची ने धीरे से पूछा, क्यों कुसुमी, इस बार फिर इम्तिहान नहीं दे सकते? दे क्यों नहीं सकते?
टूटकर कुसुमी ने कहा, पर कहाँ तक अपनी हंसी उड़वाऊं? 3 बार तो फेल हो चुकी। फिर कुछ रुक कर बोली, तकदीर को क्या करूं? चच्ची की आंखें उसकी ओर उठी। 2 पल उसका सूने शोभाहीन मुख पर टिकी रही। सचमुच कौन इसे शादी करेगा? न रूप, न धन, न विद्या। तभी कुसुमी का फुफेरा भाई आ गया और रटे हुए शब्द ने दोहराया, अगर रोना धोना खत्म हो गया तो घर चलो, अम्मा बुला रही है। कुछ दिनों बाद चाची ने चाय के बर्तन मांगने किशोर आया तो उन्होंने पूछा, क्यों किशोर, कौन आया है? जिज्जी को देखने आए हैं, उसने बताया। चाचा आंगन में चारपाई पर कागज फैलाए बैठे थे। उन्होंने भी कुछ रुचि दिखलाई। कितने लोग हैं? 5, माँ, बाप, 2 बहनें और 1 भावच, किशोर ने चम्मच सहेज कर रखते हुए कहा। उसके जाने के बाद चाची भी चारपाई के पास पीढ़े पर आकर बैठकर बोली, हाँ, क्या लिखा पीलीभीत वालों को? मैंने लिखा है कि लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। चाची का मन भटक गया। भगवान करे ये लोग कुसुमी को पसंद करके ले जाएं। भगवान ने उनकी सुन ली, क्योंकि रात का बर्तन लौटाने कुसुमी की बुआ ही आई और क्योंकि मोहल्ले भर में चाचे से ही उनका सबसे ज़्यादा अपनापा था, इसलिए उन्होंने कहा, अंगूठी पहनाया गया है कुसुमी को। चाची ने उम्मीद होकर कहा, अच्छा? हाँ, अच्छा, लो ये बर्तन, अब चलें। 2 घड़ी बैठो तो। हाँ, क्या करता है लड़का? लड़का बीए में पढ़ता था, बीमार हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी। बाप वकील है, घर के अच्छे हैं, अपना मकान है, चाहते हैं कि बहू आए तो काम धंधे में मदद दे। चाची गाल पे हाथ रख कर मनोयोग से सुन रही थी। चलो, अच्छा है, तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। बड़े परेशान किया कुसुमी ने। हाँ, सो तो है, शादी जल्दी ही करना चाहते हैं। कहते कहते वो उठकर खड़ी हो गई। चाची नारायण के लिए लड़की देखने जाने वाली थी। सुनार कंगन बनाकर दे गया था। इन्हीं को चाची ने हाथों में डाल लिया था और वक्स ठीक कर रही थी। चाहती थी कि कुछ दिन बाद कुसुमी की शादी तक वह पीलीभीत से बात पक्की कर ले। तभी नारायण आकर उनके पास वक्स पर बैठ गया और बोला, अम्मा, एक बात मालूम है, कुसुमी के दूल्हे को तपेदिक है। नहीं? अचकचा कर चाची ने कहा, हाँ अम्मा, बीच में कुछ ठीक हो गया था, पर बीमारी कभी भी उभर सकती है। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक दोस्त बता रहा था। चाची ने अपना हाथ रोक कर बोली, उसके माँ बाप कैसे हैं? फिर कंगनों को नारायण की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सुनार अभी भी दे गया है, पसंद है? कोई मुझे पहनने हैं, उन्होंने स्वर में नारायण ने उत्तर दिया। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, अम्मा, चंद्रिका बाबू कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। माना कि कुसुमी के कोई नहीं है, मगर। चाची ने अपना बढ़िया सिल्क की साड़ी सहेज के रखी और कहा, मगर माँ बाप कैसे हैं उस लड़के के? उन्हें क्या अम्मा, उनका क्या जाता है? एक गहरी सांस लेकर चाची ने कहा, अब करे भी तो कोई क्या करे? कुसुमी के बुआ फूफा जो ठीक समझे करें। कुसुमी से शादी भी कौन करेगा? क्या शक्ल है, क्या रंग है, उसके लिए तो वही ठीक रहेगा। नारायण चुप रह गया। चाची की बातें ठीक ही थी, मगर चाची के दिल भी उद्विग्न हो उठा था। कुसुमी को उन्होंने अपनी आंखों के आगे बड़ा होते देखा था। उससे उन्हें स्वाभाविक ममता थी। इसी सोच में डूबी थी कि चाचा आ गए। उन्होंने कहा, मोहल्ले भर में यही चर्चा है, लड़की को इस तरह से तो कुएं में नहीं झोंका जाता। पर अब उसे लेगा भी कौन? हल्दी लग चुकी, रस्म हो चुकी। चाची बोली, तुम तो दक्यानुसी बातें में पड़ी हो। कल को कुछ हो गया तो लड़की कहाँ जाएगी? चंद्रिका प्रसाद कहाँ रखेंगे? वह भी क्या करें? 3-4 साल बाद तो उन्हें लड़का मिला है। बदकिस्मत है बेचारी, पढ़ने लिखने में भी गधी। 3 साल में भी 10वीं पास न कर सकी। कहते कहते चाचा धोती तौलिया लेकर गुसलखाने में चले गए। दूसरे दिन चाची धरा उठाई में लगी थी। साथ साथ महाराजन को धारा प्रवाह आदेश भी देती जा रही थी। उन्हें भय था कि उनकी पीलीभीत जाने पर नारायण को सारा ठीक से खाना भी ना मिले। तभी कुसुमी की बुआ कुसुमी को खींचते हुए ले आई और उच्च स्वर में बोली, चाची, कब की दुश्मनी निकाल रही हो? चाची अवाक रह गई। हाथ में मिर्च का अचार का बोतल था, उसे जमीन पर रखकर बोली, क्या हुआ? महाराजी ने झट से चूल्हे से पतीली उतार कर नीचे रखी और तमाशा देखने बाहर निकल आई। कुसुमी की बुआ रोने लगी थी। तुम्हारे घर से बात फैली है चाची। नारायण घूम घूम कर सबसे कह आया कि माधव बाबू को तपेदिक है। परसों के चाचा अलग कचहरी लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, क्या हम लोग कुसुमी के दुश्मन हैं और तुम उसका सगे? चाची को क्रोध आ गया। बात तो तुमने वैरियों से की है, जानबूझकर तपेदिक की बीमार लड़की को कौन देगा? तुम्हारी लड़की होती तो तुम फिर जानती। अपनी बहुओं के लिए चारों दिशाएं लड़की खोज डाली।
ऐसी ममता है तो इसे को क्यों नहीं ले जाती हो? कर दो ना नारायण से शादी। फिर विजय गर्भ से फूल कर उन्होंने चाची को देखा। अब कहो। चाची ने कुसुमी की ओर देखा। मोटी पीली धोती, खुले हुए बाल, इस तरह मौन खड़ी रो रही थी कि जैसे पिघलकर आंसुओं के साथ बह जाएगी। कुसुमी की बुआ ने कहा, चुप क्यों हो गई? दूसरे से कहना आसान है, क्या मेरा दिल नहीं है? क्या मैं नहीं चाहती कि लड़की अच्छे घर जाए? पर मजबूरी आदमी को कमर तोड़ देती है। बुआ ने आंचल से आंसू पोंछे। नारायण चुपचाप बरामदे में आकर खड़ा हो गया था। धूप उसके गोरे मुख पर पड़ रही थी। वह आंखों में अव्यक्त सा कुछ लिए से सकती हुई कुसुमी को देख रहा था। नारायण पर दृष्टि डालने पर बुआ कहने लगी, ऐसी पीर है तो कर दो नारायण से इसकी शादी। एक ही बिरादरी है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ कर दो तो अभी यहीं पर उस रिश्ता को तोड़ दूं। है ही मत, अगर नहीं तो जैसा करे करने दो, बीच में ना पड़ो। कहते हुए कुसुमी की बांह पकड़कर वापस जाने को मुड़ी। चाची ने कुसुमी को एक पल देखा। कुसुमी की आंखें दर्द की तस्वीर थी। उसकी वह कातर मुद्रा उनके दिल में उतरती चली गई, जैसे बलि के लिए बकरा जा रहा हो। उन्हें विद्रोह करने की भी शक्ति ना बची हो। चाची का दिल बेग से धड़क रहा था। महाराजन की आंखें माथे पर चढ़ गई। कुसुमी की बुआ ने सांस साध ली। चाची नए कंगन अपने हाथों से निकालकर कुसुमी को पहनाने लगी थी। सहसा उनकी आंखें नारायण की ओर उठी। वह खंबे से टिका मौन हो कुसुमी को देख रहा था। उसकी आंखों में सरस स्निग्ध कोमलता करवटें ले रही थी। इतिश्री। अगर कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।